हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एयर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका अपना युवराज धानिक और ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का 7वां लेक्चर है, जिसमें हम सीड जर्मिनेशन को पढ़ने वाले हैं, यानी बीजांकुरण को पढ़ेंगे। इसमें हम इसके डिफिनीशन के साथ साथ इसे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इनको भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीड जर्मिनेशन की, बीज का अंकुरण। डिफिनीशन देखें अगर इसकी हम, यानी कि हिंदी में कहें तो परिभाषा, जर्मिनेशन इज द प्रोटोशन ऑफ द रेडिकल और सीडलिंग इमरजेंस। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अंकुरण वह प्रक्रिया है। ये अंकुरण को क्या बता रहे हैं कि एक प्रक्रिया होती है, यानी एक प्रोसेस होती है जिसमें भ्रूणीय धुरी से मूलिका यानी कि रेडिकल बाहर निकलती है या बीज से अंकुर फूटता है। बात समझ आई आप? देखिए, इसे मैं अपनी भाषा में समझा देता हूं। जैसे कि ये एक बीज है, ठीक है, हमारा बीज है। अब क्या होता है, यहां पर एम्ब्रियो जो होता है हमारा, ऐसे, ओके। अब पहले तो ये जो सीड कोट होता है, बाहरी लेयर क्या होती है, सीड कोट होता है। पहले तो ये नष्ट हो जाता है। क्या करता है, ये पूरी तरीके से हट जाता है, ठीक है, ये हट जाएगा, यहां तो टूट फूट जाएगा। उसके बाद एम्ब्रियो से जो निकलेगा रेडिकल, जब रेडिकल निकल आएगा तो उसी को हम कह देंगे सीड इमरजेंस, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहेंगे हम सीड जर्मिनेशन। इसके बाद आगे भी अगला पॉइंट लिखा है कि इट रिजल्ट इन रैप्चर ऑफ सीड कोट, इमरजेंस ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। हिंदी में भी वही चीज लिखी है कि यह बीज के आवरण के फटने और भ्रूणीय धुरी से अंकुर के निकलने का परिणाम होता है। क्या है कि जब एम्ब्रियो से अंकुर निकल आएगा तो क्या होगा, ये सीड जर्मिनेशन होगा हमारा। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग जर्मिनेशन क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग जर्मिनेशन यानी अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला जो कारक है स्वयं सॉइल या फिर कहें तो मिट्टी है। सॉइल टाइप, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस जर्मिनेशन। क्या क्या है सॉइल में, ऐसी कौन कौन सी फैक्टर्स आ जाती हैं, चीजें आती हैं जो प्रभावित करते हैं जर्मिनेशन को। तो वो है मिट्टी का प्रकार कैसा है, मिट्टी की संरचना कैसी है, और मिट्टी की बनावट कैसी है, और मिट्टी में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं। ये भी काफी हद तक प्रभावित करते हैं जर्मिनेशन को। उसके बाद दूसरा जो घटक आता है जर्मिनेशन को प्रभावित करने वाला, वो आता है स्वयं एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। अब भाई पर्यावरण कैसे प्रभावित करेगा, तो पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल फॉर सीडलिंग ग्रोथ आल्सो सपोर्ट जर्मिनेशन। देखिए, बता रहा जो पर्यावरणीय परिस्थितियां पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल होती हैं, वही बीज अंकुरण के लिए भी सहायक होती हैं। अगर आप बताइए कि पर्यावरण परिस्थितियां ही अच्छी नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सीड का जर्मिनेशन होगा। अगर सीड को तापमान चाहिए 20 डिग्री, नॉर्मली 20 से 25 डिग्री की ही तापमान चाहिए होता है अंकुरण के लिए, जनरल बात करते हैं अगर जनरल टर्म में बात करें, और तापमान हमारा 40 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि बीज का अंकुरण नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्वायरमेंट इफेक्ट डालता है। ये चीज नीचे भी इसका एक पॉइंट है, वो पढ़ लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि जर्मिनेशन डज नॉट अकर अंटिल सीड अटेन फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। बीजों के भौतिक परिपक्वता तक पहुंचने से पहले अंकुरण नहीं होता है। अब हम जो तीसरा फैक्टर है हमारा, उसकी बात करेंगे। हमारे तीसरे फैक्टर में आ जाता है वाटर, सॉइल एंड सीड मॉइस्चर। देखिए, अब जब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो सॉइल में भी वाटर होता है, और जो सीड के अंदर होता है वो भी कुछ हद तक मॉइस्चर होता है। लेकिन हम क्या कहेंगे, मॉइस्चर भी तो एक रूप ही है जल का। जल यानी मिट्टी और बीज की नमी। इम्बिबिशन ऑफ वाटर इज अ प्रीरिक्विसाइट फॉर जर्मिनेशन। देखिए, हिंदी में अगर हम बात करें, क्या लिखा हुआ है कि अंकुरण की प्रक्रिया के लिए जल का अवशोषण आवश्यक होता है। मैंने अभी आपको बताया था, जब जल अवशोषित होकर लेता है, मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे ये एक सीड है, ठीक है, आपने देखा होगा ध्यान से, चने का सीड देखा होगा, चने का ना,
तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे छेद टाइप का होता है आपने देखा होगा चने के सीड में, मूंग वूंग देखी होंगी उसमें, ध्यान से अगर आपने बीन्स में देखा होगा साफ साफ दिखता है, वो छेद होता है। इससे पहले पानी जाता है इसके अंदर, तब स्टार्ट होता है हमारा इमरजेंस। ओके, तो आपको सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, जल का अवशोषण आरंभ होता है इसमें, कि जीवित और मृत दोनों प्रकार के बीज जल अवशोषित करते हैं, लेकिन मृत बीज अधिक तेजी से फूलते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन केमिकल कंपोजिशन लाइक प्रोटीन, पेक्टिन और म्यूसिलेज एटीसी। जल का अवशोषण बीज की रासायनिक संरचना जैसे कि प्रोटीन, पेक्टिन, म्यूसिलेज आदि पर निर्भर करता है। इसमें हम देखेंगे कि किस चीज की वाटर धारण क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो पहले मेज की बात कर लें तो 1/3 ऑफ सीड वेट, जो मक्का होता है उसमें 1/3 भाग अपने भार से 1/3 भाग वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। उसी तरह सोयाबीन में 1/2 यानी कि आधा, अपने वेट से आधा जल एब्जॉर्ब कर सकता है, आधी मात्रा में जल एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद मैक्सिमम जर्मिनेशन ऑकर व्हेन सॉइल मॉइस्चर इज एट फील्ड कैपेसिटी। क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है उसमें नमी की जो क्षमता होती है फील्ड कैपेसिटी पर होती है, तब अधिकतम अंकुरण होता है। स्लोअर जर्मिनेशन नियर विल्टिंग पॉइंट, और विल्टिंग पॉइंट पर अंकुरण सबसे धीमा होता है। विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, अभी सॉइल साइंस वाले जो लेक्चर्स आएंगे उसमें आप अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये समझ में नहीं आ पाता, इसलिए मैं वहीं पर समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये प्रेशर से रिलेटेड है और इसके कुछ मान भी होते हैं, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद चौथे जो फैक्टर की बात कर लें हम, टेम्परेचर यानी तापमान। कार्डिनल टेम्परेचर, मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम टेम्परेचर अफेक्ट जर्मिनेशन। मूल तापमान यानी कि न्यूनतम, उपयुक्त और अधिकतम तापमान अंकुरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स दे रखे गए हैं कुछ, और जो तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। ठीक है, तो इसमें तापमान जो यहाँ पर दे रखा है, मतलब पीडीएफ में वो दे रखा है डिग्री सेल्सियस में। ओके, जैसे क्रॉप इधर मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर। जैसे मेज की बात कर लें तो मेज के लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए जर्मिनेशन के लिए, 8 से 10 होना चाहिए तो, और ऑप्टिमम यानी कि सबसे अच्छा जो है वो 20 से 25 जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, और मैक्सिमम जो होना चाहिए 30 से 35 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ मैक्सिमम वाले से तो भी जर्मिनेशन नहीं होगा, या फिर तो 8 से नीचे हुआ तब भी जर्मिनेशन नहीं होगा। उसी तरह धान के लिए बात कर लें तो 10 से 12 मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है, यानी इससे कम हुआ तब तो जर्मिनेशन होगा नहीं। और ऑप्टिमम दे रखा है हमारा 20 से 27, यानी इसके बीच में है तो सबसे अच्छा जर्मिनेशन होगा। और मैक्सिमम की बात कर लें तो 30 से 32 तक जर्मिनेशन होगा, उसके बाद जर्मिनेशन नहीं होगा। और इसी तरह गेहूं की बात करें तो गेहूं में 3 से 5 और 15 से 31 और 33 मैक्सिमम तापमान होता है। उसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर गिव हाईएस्ट जर्मिनेशन इन शॉर्टेस्ट टाइम, यानी उपयुक्त तापमान सबसे अधिक अंकुरण और न्यूनतम समय में देता है। इसी तरह आगे जो फैक्टर आता है वो आता है लाइट, कि लाइट किस प्रकार प्रभावित करती है। तो देखिए, रेड लाइट 660 नैनोमीटर प्रोमोट जर्मिनेशन। अब जो हमारी लाइट होती है, जो रेड लाइट होती है, वो जिसकी वेवलेंथ की बात करें तो वो होती है 660 नैनोमीटर की, वो अंकुरण को बढ़ावा देती है। और ये क्वेश्चन शायद एक बार जेआरएफ में पूछा गया था, तो इसे याद रखिएगा। इंफ्रारेड लाइट जिसकी वेवलेंथ होती है हमारी 730 नैनोमीटर, ये अंकुरण को रोक देती है। ठीक है, आपको समझिए, आपको से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें याद जरूर रखिएगा। इसके बाद आप आ जाती है बात एटमॉस्फेरिक गैसेस की, यानी वायुमंडलीय गैस कैसी हैं, वो कैसे प्रभावित करती हैं। तो सीड जर्मिनेशन वेल इन एम्बिएंट एयर विद, देखिए
बीज निम्न वायुमंडलीय संगठन में अच्छी तरह अंकुरित होते हैं, जैसे कि जो ऑक्सीजन लेवल हो 20% हो और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल हो वो 0.03% हो और नाइट्रोजन हमारी 78.2% हो, तब हमारे सीड्स का जर्मिनेशन ज्यादा अच्छे से होता है। इसी तरह आ जाता है हमारा एक्सोजीनस केमिकल्स यानी बाह्य रसायन। सर्टेन केमिकल्स इनहेंस सीड जर्मिनेशन। अब जैसे कुछ केमिकल्स यानी कि रसायन होते हैं जो कि बीज अंकुरण को प्रेरित करते हैं, यानी कि तेज करते हैं या फिर बढ़ावा देते हैं, कहना ज्यादा अच्छा होगा कि वो बढ़ावा देते हैं कि सीड जर्मिनेशन हो जाए। उसमें पहला आ जाता है जिब्रेलिन। देखिए, स्टिमुलेट जर्मिनेशन इन प्रोटोप्लाज्मिक सीड, यानी जो प्रोटोप्लाज्मिक सीड्स होते हैं यानी जो बीज होते हैं उनमें अंकुरण को उत्तेजित करता है ये। उसी तरह आता है हाइड्रोजन पैरोसाइड। हाइड्रोजन पैरोसाइड जो होता है यूज इन लेग्यूम, टोमेटो, बार्ले, इसे भी जर्मिनेशन को बढ़ावा देने के लिए दलहनी जो फसलें होती हैं जैसे अरहर हो गई, भी जितनी भी हो गई इस यूज करते हैं इसमें। उसके बाद टमाटर हो गया, जो हो गया, इसके लिए हम प्रयोग कर लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, पेरोक्साइड, ठीक है। उसके बाद एथिलीन आ जाता है। देखिए, इनहेंस ग्राउंडनट जर्मिनेशन यानी जो मूंगफली में अंकुरण को प्रेरित करता है कि जर्मिनेशन हो जाए अच्छे से। इसके बाद अगला लेक्चर जो हमारा आएगा प्लांट डेंसिटी एंड क्रॉप ज्योमेट्री पर आएगा, तो आप लेक्चर को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।